जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर के हमारे पास इंतहाई अहम और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हमने बात करनी है। तो वीडियो को सुनने से पहले मेरी एक बात जहन में रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास याद करने की सलाहियत तो होती है, वो चैप्टर तो याद कर सकते हैं, याद कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उनके ज़्यादा नंबर नहीं आते। अब इसकी वजह क्या है कि उनको ये पता नहीं होता कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उसका जवाब कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, जिसकी वजह से वो या तो ज़्यादा लिख देते हैं या कंटेंट कम लिखते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। अब आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करने वाले हैं और वीडियो आप एंड तक देखेंगे। इस चैप्टर में या इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा जितने भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, वट आर दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। मतलब कि बायोलॉजी जो फील्ड है, बायोलॉजी की फ़ील्ड में रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का किरदार क्या है, हमने ये बताना है। तो आप लोग सबसे पहले आप ज़हन में रखें कि रॉबर्ट हुक ने जो काम किया था कब किया था, 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने जो काम किया था कब किया था, 1831 में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ही रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी को उसने रिपोर्ट करवाया था फेमस पब्लिकेशन में, एक रिसाले में जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। अब इसने किया क्या था, उसने छोटे छोटे कार के टुकड़े लिए। अब कार के टुकड़े लिए उनको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, मतलब कि ख़ुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुताला किया। अब जब उसका मुताला उसने किया था तो उसने ये देखा कि कार के अंदर छोटे छोटे, जिस तरह हनी कॉम्ब होती है, शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर खाली खाने छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसी तरह के उसने छोटे छोटे खाने देखे। अब वो जो खाने हैं वो एम्प्टी स्पेसेस थी, खाली जगह थी, उनके गिर्द थिक वाल मौजूद थी। उसने उन खानों को किस चीज़ का नाम दिया, उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया किस चीज़ का, सेल का। मतलब कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसने सेल के अंदर, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल खाली जगह है, इसने ये कहा था कि सेल खाली जगह नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद है। उस शक्ल को, उस साख्त को इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। मतलब कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। सेल को डिस्कवर करने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक। अब जो रॉबर्ट हुक का नज़रिया था कि सेल खाली जगह हैं, उसको गलत साबित किसने किया, पेश किया था, गलत साबित किसने कहा था कि ये गलत है, तो वो कौन, किसका नाम आता है, रॉबर्ट ब्राउन का। अब इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उसकी बात करते हैं कि लॉरेंस ऑकन, लेमार्क और जो है हमारे पास एक नेक्स्ट साइंसदान है उसका नाम है रुडोल्फ विर्चू। इनके कारनामे क्या हैं बायोलॉजी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉरेंस ऑकन की 1805 में, लेमार्क 1809 में, रुडोल्फ विर्चू 1855 में। ये मारूजियों के हवाले से आपने डेट लाजमी जहन में रखनी है। अब लॉरेंस ऑकन ने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सेल पर मुश्तमिल हैं या वेजिकल से मिलकर बने हैं। किसने कहा था, लॉरेंस ऑकन ने। इसी तरह का एक आइडिया एक और साइंसदान ने पेश किया था जिसका नाम है जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क। अब इसने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ लाइफ नहीं रखती, मतलब कि जो भी चीज़ है जिसके पास ज़िंदगी मौजूद है, जो भी ज़िंदा चीज़ है वो सेलुलर टिश्यूज़ से मिलकर लाजमी बनी है या उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अगर सेलुलर टिश्यूज़ पाए नहीं जाएंगे तो उनके पास लाइफ मौजूद नहीं हो सकती। किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एक और साइंसदान का नाम आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चू। अब ये जो रुडोल्फ विर्चू है
इसने एक स्टेटमेंट पेश की थी और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, दोबारा सुनेंगे, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ उम्नस सेलुला ई सेलुला, कि उम्नस सेलुला और ई सेलुला क्या है। तो उम्नस सेलुला ई सेलुला जो है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कि जितने भी सेल्स न्यू सेल बन रहे हैं वो पहले से मौजूद सेल की तकसीम से मिलकर बनते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, उम्नस सेलुला ई सेलुला का। ये जो टर्म है या ये जो स्टेटमेंट है ये बायोजेनेसिस के ख़िलाफ़ थी। दो स्टेटमेंट पेश की जाती थी। बायोजेनेसिस का मतलब ये था कि जितने भी जानदार हैं वो पहले से मौजूद जानदार से मिलकर बने हैं, वो थी बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस का आइडिया क्या था कि जितने भी जानदार हैं वो बेजान चीज़ों से मिलकर बने हैं। अब ये जो उम्नस सेलुला ई सेलुला थी ये अब बायोजेनेसिस की क्या थी, मुखालिफ थी। इसके बाद और जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंतहाई अहम है कि सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी के हमने पॉइंट्स साइलेंट फीचर्स बताने हैं। अब ये जो पॉइंट हैं कि जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हैं। सेल जो हैं वो क्या करते हैं, ज़िंदगी की बुनियादी और फ़ेलियाती इकाई हैं। और लास्ट में आखिरी पॉइंट क्या था कि जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से मिलकर बनते हैं। ये 3 पॉइंट जो हैं इनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल गेट सेपरेटेड, कि सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को अलहदा कैसे किया जा सकता है, सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी बन सकता है, एक और तरीका से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, व्हाट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, जहन में रखेंगे। 2 तरीक़ों से बन सकता है। एक तरीका यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि व्हाट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब सेल के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं मैं आपको जस्ट ऐसे जल्दी बताता जाऊंगा क्योंकि टाइम जो है वो कम है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने टाइम को बचाना है। तो मैं आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है इसका दे दूंगा। तो आपने जहन में रखना है कि सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को अलहदा करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो जदीद टेक्निक है, उसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को वज़न और मालिक्यूलर वेट डेंसिटी की बुनियाद पर क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। एक मशीन लेते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है उसके अंदर हम सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को ले लेते हैं, उनको घुमाते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, उनके मुख्तलिफ़ पार्ट्स एक दूसरे से टूट जाते हैं। सेल के जब मुख्तलिफ़ पार्ट्स एक दूसरे से टूट जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि डेंसिटी की बुनियाद पर, वज़न की बुनियाद पर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो उनसे हल्के होते हैं वो ऐसे ऊपर, इसी तरह हल्के उनसे ऊपर लेयर्स बन जाती हैं। तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, लेयर्स को बड़े आज़ादान मतलब कि अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनका मुताला कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीक़ाकार है, उसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। कुछ पार्ट्स जो हैं सेल के ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा स्पीड से घुमाया जाता है, बाद में वो सेपरेट होंगे, तो उसको ज़्यादा स्पीड से घुमाने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को के बारे में आप क्या जानते हैं, उनको हमने बताना है कि सेल के मुख्तलिफ़ पार्ट्स कौन से हैं। अब जो सेल है उसके बेसिक कंपोनेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, वो 3 तरह के होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री है एनिमल सेल की, प्लांट सेल के अंदर इसके ऊपर एक और दीवार पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद जो है हम बात करें साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल के अंदर लिक्विड मौजूद होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो मतलब कि हमारे पास क्या होती हैं ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी पाई जाती हैं, उसको हम न्यू साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर के अंदर मतलब कि एनिमल सेल्स के सेंटर में, प्लांट सेल के एक साइड में हमारे पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल एक चीज़ में मौजूद होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि पौधे और जानवर के सेल में फ़र्क लिखें। अब प्लांट सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी उसको हम सेल वॉल कहते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर
ऑफ द सेल में, सेल के सेंटर में, यहाँ पे बहुत सारे लार्ज वैक्यूल की वजह से उसको एक साइड पे धकेल दिया जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। इनके पास सिंगल सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है बड़ा। उसके बाद प्लास्टिड मौजूद होते हैं, प्लास्टिड इनके पास मौजूद नहीं होते, प्लास्टिड इनके पास पाए जाते हैं। इनके पास जो है सेंट्रोसोम जो है इनके पास मतलब कि सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, इनके पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। इसके बाद अगर हम बात करें एनिमल सेल डिवाइड बाय कंस्ट्रिक्शन, एनिमल सेल कंस्ट्रिक्शन की मदद से डिवाइड होता है, यहाँ पे फ्रिग्नोप्लास्ट की मदद से डिवाइड होता है। इसके बाद जो है मोस्ट एनिमल सेल्स शो एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस ज़्यादातर शो करते हैं, ये ज़्यादातर एंडोसाइटोसिस शो नहीं करते। इसके पास जो है फ्लैजेला पाए जाते हैं ज़्यादातर, इनके पास ज़्यादातर फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था प्लांट और एनिमल सेल में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें वो ये है कि व्हाट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद भी बन सकता है कि व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। फंगल और प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर इसके इर्द गिर्द सेल वाल मौजूद होती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की मिकदार 60 से 80% है, 20 से 40% जो है वो लिपिड पाए जाते हैं। थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ आयोनिक मटेरियल, वाटर मालिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, रेडिकल्स का मेम्ब्रेन से गुजर का जाना, किस चीज़ की मदद से, एक कैरियर प्रोटीन की मदद से। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। इसके साथ साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिस्टर्नी। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जहन में रखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं या सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो क्या करती है कि मुख्तलिफ मालिक्यूल्स जो सेल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको अंदर आने की इजाज़त देती है, जो नुकसानदेह मटेरियल होता है उनको सेल के अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। सिलेक्ट करके मादा जात को अंदर आने देती है, सिलेक्ट करके मादा जात को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। इसी तरह अगर हम बात करें सिस्टर्नी किसे कहते हैं, अ सेट ऑफ स्टॉक्ड स्मूथ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस साइट कॉल्ड सिस्टर्नी। अब होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्टॉक मौजूद होता है, सेट मौजूद होता है स्टॉक का, स्मूथ का, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन साइट का, थैलियों का। जो थैलियाँ हैं चिपटी होती हैं, मेम्ब्रेन में लिपटी होती हैं, स्मूथ होती हैं, उनका स्टॉक होता है, अंबार होता है। उनके सेट को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं और सेपरेटेड द मटीरियल साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, अलहदा करने के लिए ये मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट सेल इज़ आ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो उनको बुनियादी और फ़िलियाती इकाई क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को गौर से सुनना है। द सेल इज़ आ यूनिट, सेल जो है वो बुनियादी और फ़िलियाती इकाई है जानदार की। क्यों? अगर हम बात करें मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के, ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर जानदार हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है, सेल के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है। अब सेल के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। हर ऑर्गेनेली अपना किरदार अदा करता है, हर ऑर्गेनेली जब अपना किरदार अदा करता है वो सेल का फंक्शन बन जाता है। अब सेल के अंदर जब फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं तो सेल क्या करता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जानदार की। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, बुनियादी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एनिमल सेल्स के अंदर मसल सेल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। नर्व सेल
नर्व इम्पल्सेस की मतलब के पैगाम रसानी का काम करते हैं। ग्लैंड सेल सेक्रेशन खारिज करते हैं। रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्टोमिक सेल्स गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से खुराक को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स में, जाइलम सेल वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं। सक्लेरन कैमा जो हैं प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। पैरन कैमा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सरप्लस फूड को, इजाफी खुराक को स्टोर करते हैं। क्लोरन कैमा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल होती है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है, जो कि प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि हमारे पास एक आउटर लेयर है प्रोटीन की, एक इनर लेयर है प्रोटीन की, इसके अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स लेयर्स मौजूद होती हैं। अब इस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको 10 साल तक एक्सेप्ट किया गया था, बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने शो किया था कि लिपिड बाई लेयर जो है वो मौजूद, जो लिपिड बाई लेयर है वो सैंडविच नहीं होती इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन में। इसी वजह से एक और मॉडल पेश किया गया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये मॉडल क्या कहता था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं वो इनर एंड आउटर लेयर में नहीं पाए जाते, बल्कि वो धब्बों की सूरत में पाए जाते हैं। बट इज़ एम्बेडेड इन फास्फोलिपिड बाई लेयर, के लिपिड बाई लेयर के अंदर एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं लाइक मोज़ेक मैनर, धब्बों की सूरत में। प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं मुकम्मल तौर पर दोहरी तह नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं, धब्बों की सूरत में पाए जाते हैं जगहों जगहों पर। इसी वजह से इस मॉडल को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब सेल मेम्ब्रेन के पास चार्ज्ड पोर्स भी होते हैं, जिसकी मदद से मादा जात की तरसील होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो मॉडल है, उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इस चार्ट के अलावा इस और शॉर्ट क्वेश्चन की बात बन सकता है कि व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, राइट इट्स टाइप। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल क्या करता है, मटेरियल को निगल लेता है। ज़्यादातर एनिमल सेल्स ये काम करते हैं, तो इसकी या इस सेल की इस प्रॉपर्टी को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सेल ठोस मटेरियल को निगलता है तो वो फैगोसाइटोसिस है, अगर सेल लिक्विड मटेरियल को निकलता है तो वो क्या है, पिनोसाइटोसिस है। ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ मीन बाय साइटोजोल एंड पोलिसोम, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल का जो सोल्यूबल पार्ट है उसको हम नाम देते हैं साइटोजोल का। अब ये जो साइटोजोल है, इसके अंदर टाइप्स पाई जाती हैं सॉल एंड जेल, तो उसकी वजाहत मज़ीद आगे करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है पोलिसोम किसे कहते हैं, कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का ग्रुप जो एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ जोड़कर चेन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पोलिसोम। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल में फ़र्क लिखें। अब प्राइमरी वाल ट्यूब वाल है जो नए सेल में पाई जाती है, ये ट्यूब वाल नहीं है, ये थिक वाल है जो कि न्यूली सेल में नहीं पाई जाती, ओल्ड सेल में पाई जाती है। इसके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज पाए जाते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटेन और लिग्निन पाए जाते हैं। अब जो सेलुलोज मालिक्यूल हैं ये एक अरेंजमेंट शो करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट आर द केमिकल डिफरेंसेस प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल की जो सेल वाल हैं उनके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है, ये हमने देखना है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल वाल है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल वाल है, उसके पास लैक ऑफ सेलुलोज मौजूद नहीं होते।
इसको स्ट्रेंथन मतलब इसको मजबूत बनाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन की मदद से। फंगस सेल वाल के अंदर काइटिन मौजूद होता है। प्लांट सेल वाल के अंदर क्या मौजूद होता है, मतलब कि सेलुलोज पाई जाती है। अब इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्यूलस। अब सैक्यूलस किसे कहते हैं कि जो बैक्टीरियल की सेल वाल होती है वो उसको हम एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पर जानते हैं, मुकम्मल सेल वाल को, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सैक्यूलस का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो है व्हाट आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, सबसे पहले आप जहन में रखेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं वो बराबर अमाउंट ऑफ आरएनए प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन और आरएनए की बराबर मिकदार से मिलकर बनते हैं। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल का। अब ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में आज़ादाना पाए जाते हैं या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। इसके दो सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S है, जो स्मॉलर है वो 40S है। इसको हम सेवेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बड़ा पार्टिकल बनता है जिसको हम कहते हैं ATS पार्टिकल। इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल किया जाता है एक आयन की मदद से, और वो कौन सा आयन है, मैग्नीशियम आयन है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर फंक्शन ऑफ सेल वाल। सेल वाल के फंक्शन कौन से हैं, शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को परमिएबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि परमिएबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रोवाइड करती है। इसके बाद सपोर्ट एंड मजबूती देती है। उसके बाद जो है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इसमें से मूवमेंट कर सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। उसके बाद प्रोटेक्शन देती है सेल वाल को। उसके बाद अगर हम बात करें, सेल को फटने से बचाती है। ये फंक्शन है सेल वाल के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ ऑटोफैगी। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बाज़ औक़ात अगर हालात नासाजगार हों, जैसे कि खुराक की किल्लत हो गई, तो इसमें क्या करते हैं कि सेल जो हैं वो अपने ओल्ड पार्ट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको निगल लेते हैं, खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑटोफैगी का। अब ड्यू टू ऑटोफैगी की मदद से जो है मुख्तलिफ जो सेल के कंटेंट हैं उनको दोबारा बना दिया जाता है, या इजाफी जो मटीरियल या इजाफी सेल के पास मटीरियल होता है उसको सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो अगर पहले फंक्शन की बात करें वो है स्टोर हाउस। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज हाउस के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो वाइटल केमिकल्स हैं, अहम केमिकल हैं, वो उसके अंदर क्या कर दिए जाते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। तो इसी वजह से एनाबोलिज्म और ग्लाइकोलाइसिस के तौर पर भी ये काम करती है। उसके बाद जो है ऑर्गेनेली इसके अंदर पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनेली अपना काम करता है। साइटोस्केलेटन इसके अंदर पाया जाता है, वो भी सेल को शेप देता है। मतलब कि ये सारे के सारे फंक्शन किस में आते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये सारे के सारे फंक्शन लिखेंगे फिर पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसके फंक्शन कौन से हैं, तो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स, जो न्यू मेम्ब्रेन बनती हैं उनके लिए साइट मतलब कि जगह प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें गाल्जी बॉडीज़ आर इन्वॉल्व्ड। गाल्जी बॉडीज़ जो हैं वो सेल के अंदर जो है न्यू प्लांट सेल वाल जो है उसको बनाने में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ गाल्जी कम्प्लेक्स सेल सेक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है सेल सेक्रेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम सेल सेक्रेशन की जो प्रोटीन है उनको तैयार करते हैं। प्रोटीन को भेजा जाता है गाल्जी अपरेटस के पास। गाल्जी अपरेटस उस पर फर्दर प्रोसेस करता है, उसको पैक करता है, मतलब कि फिनिशिंग प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। उसके बाद जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाई जाती हैं, जिसकी वजह से
ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है कि गाल्जी अपरेटस जो है वो मॉडिफाइड कर देता है प्रोटीन्स को, लिपिड को, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद जो है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पौधों के अंदर गाल्जी अपरेटस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस में। इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं, डिप्टीसोम का नाम देते हैं। ये पॉइंट जहन में रखोगे, ये मारूजी के तौर पर आ सकता है कि सेल का कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको हम डिप्टीसोम का नाम देते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्योंकि ये सेल वॉल को बनाने में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, डिप्टीसोम का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, प्राइमरी लाइसोसोम भी गाल्जी अपरेटस की वजह से बनते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस एमंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के दरमियान हमने फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज़ के अंदर, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर। माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर के बनने और उनको तोड़ने में कौन इन्वॉल्व होता है, माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जो है सेल की मोशन को कौन कंट्रोल करता है, साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं ये क्या करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। ये सारी हर एक जो पॉइंट है वो मारूजी और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पर बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से दे आर इन्वॉल्व, ये सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स और सेल को सपोर्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है सेल की सपोर्टिंग में मतलब कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, वो क्या करते हैं, एक्सॉन फार्मेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। अब जो एक्सॉन होते हैं वो किसे कहते हैं, नर्व सेल के ऊपर से जो रस्सी नुमा साख निकलती थी, जो पैगामात को दूर ले जाती थी सेल बॉडी से, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्सॉन का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज़ लाइसोसोम, लाइसोसोम किसे कहते हैं। अब लाइसोसोम क्या हैं, लाइसोसोम ग्रीक वर्ड से निकला है, लाइजो और जोम से, सोमा से। लाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा कहते हैं बॉडी को। इसी वजह से ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर, ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ में। अब क्रिश्चियन रेडिडव ने 1949 में साइटोप्लाज्म को जो है अलहदा किया था, डिस्कवर किया था, और उसने कहा था कि ये अपनी मार्फोलॉजी या शक्ल सूरत के लिहाज से दूसरी ऑर्गेनेलीज से मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि हमारे पास फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस में इस्तेमाल होता है। फैगोसाइटोसिस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेल क्या करता है, फ़ौरन ऑब्जेक्ट, बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट को निकल लेता है। इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस का। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, जो सेल से मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ऑटोफैगी में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है लाइसोसोम के अंदर जो है ऑटोफैगी पाई जाती है। इसी वजह से क्या करता है, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं उन या ओल्ड ऑर्गेनेली होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनको रिसाइकलिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, लाइसोसोम के पास एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे-सैक्स डिज़ीज़ क्या हैं। बात जहन में रखेंगे, इनको हम स्टोरेज डिज़ीज़ का भी नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर सेल के अंदर लाइसोसोम ख़राब हो गए हैं तो उसमें होता क्या है कि एक बीमारी होती है, ग्लाइकोजन को चेंज करने वाला, कन्वर्ट करने वाला, तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो ख़राब हो जाता है, वो एब्सेंट होता है। अब जो वो एब्सेंट होता है तो ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता था ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा नहीं जाएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। अब जब जमा होना शुरू हो जाती है तो इस बीमारी के अंदर अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज़ एंजाइम जो है ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये होता नहीं है, जब ये होता नहीं है तो उसकी वजह से मसल्स और लिवर सेल के अंदर जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो जमा होना शुरू हो जाती है। अब उनके जमा होने की वजह से जो है डिसऑर्डर मतलब कि म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी होती है। तो मुख्तलिफ जो ये स्टोरेज की वजह से बीमारी शो होती है। किस चीज़ की स्टोरेज की वजह से,
ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 का। और इसमें हमने क्या देखा हुआ है कि इसी तरह की 20 बीमारियाँ जो हैं वो जो हैं उनको हम जानते हैं, डॉक्टर्स या साइंसदान जानते हैं। टे-सैक्स डिजीज़ में क्या होता है, ये एक पैदाइशी बीमारी है। इसमें एक ऐसा एंजाइम जो लिपिड की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है वो एब्सेंट हो जाता है। रिज़ल्ट के तौर पर लिपिड जो है वो ब्रेन सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं टे-सैक्स डिजीज़ का। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम क्या हैं? पैराक्सिसोम साइटोप्लाज्म मतलब के ऑर्गेनेली हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो ऑर्गेनेली हैं जो ख़ास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्सीडेज़। हाइड्रोजन परऑक्सीडेज़ की डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से इनको हम पैराक्सिसोम का नाम देते हैं। अब इनको डीडब ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर, कहाँ पे, लिवर सेल्स के अंदर और कुछ दूसरे टिश्यूज़ में। अब इनका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोन मीटर होता है, जो इनका डायमीटर है वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। अब इसमें होता क्या है कि पैराक्सिसोम के पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, जैसे कि परऑक्सीडेज़, कैटालेज, इमाइनो एसिड ऑक्सीडेज़, उसके बाद ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज़ एंजाइम पाए जाते हैं। पैराक्सिसोम भी कहाँ पे देखे जाते हैं, प्रोटोज़ोआ के अंदर, यीस्ट के अंदर और बहुत सारे हायर प्लांट्स में। तो ये हमारे पास थे पैराक्सिसोम। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम किसे कहते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन में लिप्टे ऑर्गेनेलीज़ होते हैं जो ज़्यादातर प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सलेट साइकिल के अंदर क्या किया जाता है कि फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है सक्सीनेट में। सक्सीनेट एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि लिपिड कंटेनिंग सीड में पाया जाता है। अब लिपिड कंटेनिंग सीड की जर्मिनेशन में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसी वजह से जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें कि ग्लाइऑक्सलेट साइकिल इन्वॉल्व होता है क्रेब साइकिल में, इन विच फैटी एसिड, जिसको फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये सारे की सारी चीज़ क्या कहलाती है, ग्लाइऑक्सिसोम कहलाती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट गिव द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्रेब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म सारे के सारे इसी में होते हैं। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करता है एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी में। इन तमाम फंक्शन की बुनियाद पर इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पावर हाउस ऑफ द सेल का। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास अपना डीएनए राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटीन को तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब प्लास्टेड की दूसरी किस्म क्रोमोप्लास्ट है, पहली क्लोरोप्लास्ट है, दूसरी क्रोमोप्लास्ट है, तीसरी ल्यूकोप्लास्ट है। हमने इन दोनों की बात करनी है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर रखती है, इसके पास कलर पिगमेंट मौजूद होते हैं अदर देन ग्रीन के अलावा। ये पेटल्स ऑफ फ्लावर और पके हुए फ्रूट में पाई जाती है। खूबसूरती की वजह से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इंसेक्ट इसके ऊपर आ जाते हैं, दूसरे पौधे के पास जब जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स को साथ लेकर जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये पोलिनेशन में भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो है ये ट्रायंगुलर होती है, ट्यूबुलर होती है या दूसरी शेप की भी हो सकती है। अंडरग्राउंड पाई जाती है, 1900 में पाई जाती है, जो क्या करते हैं, खुराक को स्टोर करते हैं। ये कलरलेस होती है। उसके बाद ये केस में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्वमेंट स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोमा एंड ग्रेना। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा जो है वो एक फ्लूइड पाया जाता है जो थैलाकॉइड को घेरे होता है। ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, स्ट्रोमा पर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, शुगर को बनाया जाता है, कुछ प्रोटीन्स और कुछ प्रोटीन भी इसमें सिंथेसाइज की जाती हैं, बनाई जाती हैं, क्योंकि इसके पास एंजाइम मौजूद होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। इसके बाद इट आल्सो कंटेन्स प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन होती हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं और थोड़ी सी मिकदार में सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। अब ये जो ग्रैनम है या ग्रैना है, अगर हम इसकी बात करें
ग्रेना इज़ अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड जो हैं उनके स्टॉक को हम ग्रेना का नाम देते हैं। जैसे कि 5 रुपए वाले सिक्के अगर हम रख दें एक अंबार बन जाता है। इसी तरह थैलाकॉइड की थैलियाँ आपस में मिलती हैं एक अंबार बना देती हैं जिसको हम ग्रेना का नाम देते हैं। हर ग्रेनम के अंदर नंबर ऑफ़ थैलाकॉइड्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट मारूजी है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमेशा अरेंज होता है इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। इसी वजह से ये किस तरह नज़र आते हैं? ग्रीन नज़र आते हैं। अब हर ग्रेना जो है इंटरकनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेना। इसके बाद जो है मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड जो है इज़ ओनली द साइट, ये सिर्फ वही जगह हैं जहाँ पे लाइट को पकड़ा जाता है, एटीपी को बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें डिफाइन मोनोन्यूक्लिएट बाइन्यूक्लिएट एंड पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा वो मोनोन्यूक्लिएट सेल कहलाते हैं, जिनके पास डबल होगा वो बाई कहलाते हैं, जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियाइड कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस। अब इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्टेन्ड बॉडी गहरे रंग का इलाका पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। अब ये क्या हो सकते हैं? एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं एक न्यूक्लियस में। इसके पास 2 रीजन होते हैं। 2 रीजन जो थे वो ग्रैनुलर एरिया है और फाइब्रिल एरिया है। अब पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया जो होता है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? राइबोसोमल सब यूनिट पर। अब ये जो फाइब्रिल एरिया है ये आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए या डीएनए पर मुश्तमिल होता है। फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस जो है वो जगह हैं जहाँ पे राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस को कहते हैं। इसके बाद लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क लिखें। अब सेल टाइप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिन जानदारों के पास यूकैरियोटिक सेल होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इनका डायमीटर 1 से 10 माइक्रोन मीटर होता है। इनका डायमीटर 10 से 100 माइक्रोन मीटर होता है। उसके बाद ये क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर या फिलामेंटस होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ट्रूली मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इनके पास वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो सस्पेंडेड होता है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस पाई जाती है। क्रोमोसोम्स जो है उनके पास हिस्टान प्रोटीन नहीं होती है, इनके पास हिस्टान प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद इनके पास स्मॉलर राइबोसोम पाए जाते हैं, इनके पास लार्जर राइबोसोम पाए जाते हैं। बाइनरी फिशन पाई जाती है, माइटोसिस पाई जाती है। सेल वॉल जो है वो पॉलीसैकेराइड चेन या म्यूरिन से मिलकर बनती है। इनकी जो है वो सेलुलोज या काइटिन से मिलकर बनती है। इनकी एग्जांपल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। इनकी एग्जांपल एनिमल, प्लांट, फंजाई और प्रोटेस्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हैं। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा अगर मैं इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो आपने सुनना है गौर से, मैं लिख नहीं रहा। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्गी अपरेटस, उसके बाद प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क, उसके बाद लाइजोसोम, उसके बाद जो है राइबोसोम। ये इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लॉन्ग के हवाले से इंतहाई अहम है। तो आप लोगों को हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट मारूजियाँ, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और हर चैप्टर के पॉसिबल लेक्चर्स हर हवाले से बायो में जो भी आप लोगों के मसाइल हैं वो सॉल्व किए जाएंगे जब तक मैं हूँ। इंशाअल्लाह आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी इशू है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। माज़रत के साथ वीडियो थोड़ी सी लेंथ में बढ़ गई क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। तो आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।